बताइए जी। उसको शायद मुझे लगता है जो मैं जिस तरीके से मिनिमम निकाला था ना उस तरीके से मुझे मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, उसमें शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक में भी हुआ है। तो मिनिमम ऑफ x1 x2, बताइए। आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 4 है। जैसे यहाँ पे मतलब प्रोसेस तो वही है। आई थिंक यहाँ पे ना जो मैं लिखा हूँ इसमें आई थिंक मुझे दूसरा दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा। ये जो हमने लिखा है तो मीन की जगह मैक्स से आंसर आएगा। देखो जैसे उसने आंसर निकाला, अगर उसने सही कैलकुलेशन किया है तो यहाँ मुझे मैक्स लेना पड़ेगा, इसका मतलब। सो वाई मैक्स, क्वेश्चन ये है कि मैक्स क्यों, है ना, यही समझना ना आपको अब कि मैक्स या मिन, कब मिनिमम लेना है कब मैक्सिमम लेना है, ये सोचना पड़ेगा हमें कि कब मिनिमम लेना है और कब मैक्सिमम लेना है, ये सोचना है जस्ट कि व्हेन टू टेक मिनिमम व्हेन टू टेक मैक्सिमम। तो इसमें हम यहीं पे आते हैं, यहाँ पे उसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। सो हमने जो लिखा है LH0 अपॉन LH1 ये आया 40, तो मेरा ये डिक्रीजिंग आया है। और उसका क्योंकि उसने रिवर्स लिया तो उसका इंक्रीजिंग आया है ना। आई थिंक ये रिजल्ट है फिर तो, है ना, ये यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये सोल्यूशन समझ आ रहा है जो इन्होंने लिखा है, देखो एक बार। सर ये ऐसा प्रोबेबिलिटी को वो डायरेक्टली ऐसा स्क्वायर कर सकते हैं? मैक्सिमम ऑफ x1, वो ये थ्योरम यूज़ कर रहा है एक्चुअली, वो स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि ये वाला थ्योरम यूज़ किया है इसने, ये वाला थ्योरम यूज़ किया है। देखिए आप, मतलब इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, और x1 x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसलिए स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके। जैसे इसकी ठीक प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बिकॉज ऑफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, तो उससे आ जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया है, इससे निकाला, इस थ्योरम को यूज़ किया है। लेकिन हमने कहाँ गलती की है उसमें, ये मुझे देखना पड़ेगा मैंने कहाँ गलती की है। मतलब मिनिमम मैंने क्यों लिया ना, ये देखना है। मैक्सिमम आई थिंक होगा, रिजल्ट होगा। तो इसको लिख लो बाई, जैसे आप जानते हो ना, जैसे मैं ये लिखा रहा था कि अगर यूनिवेरिएट का केस है, अगर ऐसा आया कि जैसे आप लोग शायद ये यूज़ करते हो, तो ये अगर इंक्रीजिंग आएगा तो ये क्रिटिकल रीजन होगा। मैं चूंकि ये यूज़ करता हूँ तो अगर LH0 ऑफ LH1 तो ये डिक्रीजिंग मेरा आएगा क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल ही तो है, तो ये क्रिटिकल रीजन, आंसर सेम होगा। सेम टू वेरिएट केस में अगर आप डिस्कस करेंगे, सो एज अ रिजल्ट ही लिख देता हूँ, है ना। अगर बाई वेरिएट केस होगा, इन बाई वेरिएट केस, तो यही आएगा कि यहाँ पे LH1, ये रिजल्ट आई थिंक मुझे ना प्रूफ देखना पड़ेगा इसका। मान लो आप ये लेते हो और आपका आ जाता है, और ये जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, लेट्स से इट इज़ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x1 कॉमा x2, है ना, मोर देन इक्वल टू यहाँ पे जैसे k है। और अभी आपने देखा कि h जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो टू वेरिएबल केस में मतलब बाई वेरिएट में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये रिजल्ट यूज़ किया है, इसका प्रूफ हमें देखना पड़ेगा। सो ये आएगा मैक्सिमम ऑफ x1 x2 मोर देन k, ये था ना पहले, तो ये आएगा। तो अब ये रिजल्ट यूज़ करो, तो अब ये याद रख सकते हो अभी के लिए कि अगर आपका ऐसा मिलेगा कि LH1 अपॉन LH0 अगर मोर देन इक्वल टू के, जो कि आप लोग लेते हैं, तो ये क्वांटिटी अगर, है ना, दिस क्वांटिटी इज, ये जो है दिस इज, आपको क्या मिला, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है तो आप ये क्रिटिकल रिजल्ट लेंगे, तो ये एज अ रिजल्ट आप लिख सकते हैं, एज अ थ्योरम तो हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। आप एक बार आंसर की चेक कर लो ना, क्या है आंसर की आपका, है ना, उससे आ जाएगा ना। जैसे इसमें आंसर की आप देखोगे तो क्या आएगा, नहीं तो फिर मुझे लगा मैं जो किया हूँ सही कहूँ फिर तो 29 है ना इसका आंसर की, है ना इसमें। तो 29 का आंसर क्या दे रखा है, एक मिनट चेक करो एक बार, आप देख के बताओ। 29 जो है उसका आंसर क्या, अच्छा इस क्या कोड दे रखा है, ये है 704229, ये कोड नंबर है। कैसे पता चलेगा क्या सही है। सर वन, कोड इसका 704055 उस, है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 आंसर है इसका। ठीक है ना फिर, ओके ठीक है फिर। हाँ सही। हाँ अच्छा अच्छा, ये है 3 है फिर, सही है, उसने सही किया है, ठीक है ना, फिर तो ओके है। तो आप एज ए रिजल्ट इसको याद रखो, सही रहेगा, है ना। यू सी दिस, आई थिंक मुझे प्रूफ देखना पड़ेगा इसका, वाई टू टेक मैक्स, है ना, ये है।
तो प्रूफ इसका बुक्स में मिलेगा हमें। ठीक है, ये तो ओके है। तो इसका आपको समझ आया कि ये जो रेशियो है ये इंक्रीजिंग है, तो सिंगल वेरिएबल में ये होगा और डबल वेरिएबल में ये लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इज मोर देन के, और इसने क्या किया, 1 माइनस कर दिया है। अच्छा 1 माइनस कर दिया ना। ओके, तो अप्रोच तो यही है, बस आपको ये अप्रोच लगाना है, दिस यू हैव टू डू, है ना। तो यही चीज़ है, उसने किया यही है। यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा फिर ये और ये। ठीक है, इसमें तो ओके है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या। अच्छा इसका मैं ट्राई करता हूँ ना, इसका मैं ट्राई सर करके बताता हूँ। 29 आपको ट्राई करके 27 बताता हूँ मैं। हाँ सर ये 16th वाला क्वेश्चन आप एक बार बता सकते हो क्या? ट्राई करते हैं, देखिए मैं भी यहाँ सीख ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको ट्राई करेंगे ना, तो ट्राई करके बताएंगे। ये है तो ये ना 16 ये वाला, हाँ ये सर, अच्छा ये 704052 क्वेश्चन आईडी। नहीं, ये तो वो आ गया, ये तो एप्टीट्यूड में आ गया मैं शायद। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? सर नीचे जाइए और हाँ नीचे एक जाइए, मिनट यहाँ पे ना, 3 के क्वेश्चन में, पार्ट बी में। पार्ट बी में 16 नंबर था। तो जो 16 है आपके पास, 10 11 12 15 16 ये वाला, ये तो सिक्स कॉम्प्लेक्स। सर ये नहीं है हाँ 16 वाला। 704035 इसका है कोड। अच्छा आपका वाला पीडीएफ अलग है, ओके। नहीं, जो ग्रुप में भेजा था वही है ना। अच्छा ओके, ऐसा है क्या? अच्छा ये मैंने ओपन अलग किया है इसका मतलब। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने बराबर किया है सर, आपने बराबर किया ठीक है। है ना, ओके फिर तो सही है। हाँ एक बार सर देख के ये वाला बताइए, इसमें देख के बताइए। सर क्वेश्चन 4 में बेस एस्टिमेटर का कंसेप्ट लग रहा है। अच्छा ओके, तो बेस अभी उसमें क्या है, प्रायर पोस्टीरियर, उसी पे तो काम होता है। एरर पूछ रहा था। 4 इसी में 4, अच्छा तो 4 जो है आ, सर कल 28 भी थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। 1 बाई 1 करते हैं ना, ये है फोर्थ यही ना। तो हाँ सर। चलिए इसको देखते हैं जरा। ये कह रहा है कि x1 x2 x10 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस। एक मिनट, इससे याद है कि आपका वो ना सो एक तो हो गया, चलो ये वाला बचा है, तो इसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, रैंडम सैंपल साइज 10 का है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा है आपको। ठीक, अब पूछ रहा है प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो बायज एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर एरर लॉस। तो आपको पता होगा दो तरह का एरर लॉस का, थोड़ा अगर बेसिक थ्योरी में आपको बताऊं तो आप लोग वो जानते ही है ना, बेस थ्योरम। तो बेजियन एनालिसिस जो है या बेजियर एस्टिमेटर में क्या होता है कि जो प्रायर है, पहले आपके पास क्या होता है कि थीटा जो अननोन पैरामीटर है, इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है ना, ये बोलते हैं ना आप। सो थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रायर बोलते हैं आप, प्रायर है। फिर आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा और एक्स का फंक्शन आता है, जो कि आप लोग जानते हैं एफ ऑफ, है ना, एक्स आई फ्रॉम 1 to n। फिर लाइक्लीहुड फंक्शन से आप लोग फाइंड करते हैं, या अगर मैं सिंगल सैंपल साइज के लिए अभी बात करूं, तो एक्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा होगा, पीडीएफ ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल, जिसमें थीटा भी होगा, है ना, ये है। कंडीशनल तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। हाँ, एक्स गिवन थीटा, हाँ। सो आप ये बताइए पोस्टेरियर थीटा कैसे निकालते हैं आप लोग, पोस्टेरियर वो proportional to prior multiplied by likelihood of that conditional PDF। हाँ, जैसे यहाँ से पीडीएफ जो भी थीटा का होगा, है ना, सो ऐसे लिख देता हूँ, पीडीएफ ऑफ थीटा या जी थीटा इनटू लाइक्लीहुड फंक्शन, यही ना, या जो आपके पास पीडीएफ आएगा एक्स का, यही है। तो यहाँ पे तो ये क्या बनाते हो इसको आप, सो इससे जो आता है वो क्या आता है, ये जॉइंट आ गया इससे। ये जॉइंट आ गया।
ऑफ एक्स कॉमा थीटा थीटा और उसका ना, थीटा और एफ एक्स ऑफ का, एक्स कॉमा थीटा एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा ये आ गया। तो पोस्टीरियर के लिए क्या इसको करते हैं आप, इसको क्या करेंगे अब आप, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू नहीं ये मुझे अब थीटा का निकालना पड़ेगा ना वो, तो मुझे निकालना पड़ेगा थीटा का पोस्टीरियर पीडीएफ। तो क्या आएगी, एनीवे या मैं सीधा सीधा मैं अगर कंक्लूजन लिखूं, एक मिनट में एक बार थ्योरी आपको थोड़ा बता देता हूँ, मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन स्क्वायर एरर लॉस में और ये जो होता है एक एब्सोल्यूट एरर लॉस, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्क्वायर एरर लॉस में क्या होता है आपके पास, जैसे स्क्वायर स्क्वायर एरर लॉस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या आता है, पोस्टेरियर जो मिलता है आपको, क्या पूछा है इसमें कि बेजियन एस्टिमेटर ऑफ थीटा अंडर स्क्वायर एरर लॉस ना, तो स्क्वायर एरर लॉस में क्या निकालना पड़ता है मुझे, मिनिमम कब आता है, यही निकालना होता है ना, ई ऑफ थीटा गिवन एक्स, ये समझ लो आप, यही पोस्टेरियर है ना। Yes. मतलब अगर मैं बोलूं कि पीडीएफ ऑफ थीटा गिवन एक्स ये मुझे चाहिए, तो कहाँ से आएगा ये, सो एफ ऑफ थीटा एक्स अपॉन, जस्ट ये समझना आप, वेरिएबल जस्ट समझना, इसमें ये नहीं कि कंफ्यूजन है, ये ज्वाइंट हो गया और यहाँ से मुझे एक्स के पीडीएफ से वो करना है, और एक्स का पीडीएफ कैसे आता है, तो इसी ज्वाइंट को हम इंटीग्रेट करते हैं, जो आप अभी कह रहे थे कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, यही ना, देख लीजिए ये ज्वाइंट है एक्स और थीटा का, यहाँ जो लिखा है ना, तो यहाँ पे आप समझिए कि एक्स का पीडीएफ है और ये थीटा का पीडीएफ है, तो अगर एफ ही लिख दूं, तो एफ को आपको समझना है पीडीएफ है, ठीक है, तो ये पीडीएफ है थीटा का, ये पीडीएफ एक्स का, ये ज्वाइंट पीडीएफ एक्स और, क्योंकि यहाँ थीटा भी रैंडम वेरिएबल है, तो थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन ये पायर है एक्स का दे रखा है आपको, तो यहाँ पे एक्स का पीडीएफ है ना, इस तरह से, तो ये एक्स थीटा का ज्वाइंट है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये जो आया ये पोस्टेरियर पीडीएफ है थीटा का, यही ना, पोस्टेरियर पीडीएफ ऑफ थीटा। तो अब आपको क्या निकालना होता है, जो अगर स्क्वायर एरर लॉस जब आपको दे रखा हो तो फंक्शन है, तो जो बेजियन एस्टिमेटर थीटा का आता है वो क्या आता है, ई ऑफ थीटा गिवन एक्स, एंड जब एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन होता है तो क्या होता है, is equal to median of the मीडियन, हाँ posterior. ठीक है, तो वही है, तो अभी हमारा काम यही है, तो हमारा एट द एंड काम क्या है, चलिए इसमें देखते हैं हमारा काम क्या है, तो हमें थीटा का पहले पोस्टेरियर पीडीएफ निकाल लेना है और उसके बाद मीन निकाल लेना, पोस्टेरियर मीन, तो मतलब अंडर यहाँ पे जो स्क्वायर अंडर स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन है, इसके अंडर जो होगा वो पोस्टेरियर मीन जो है वो आपका आंसर है, तो यू हैव टू फाइंड द पोस्टेरियर मीन, क्वेश्चन ये है, सो व्हाट इज द पोस्टेरियर मीन ऑफ थीटा, तो ये आंसर है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ से ये आसान मुझे लग रहा है, मतलब ये बस सॉल्व करने का है, इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए शायद, देखो ट्राई करके देखते हैं इसको भी, नहीं तो चलिए जी इसको ट्राई करते हैं। तो अभी के लिए क्या निकालेंगे, तो ये जो दे रखा है x1 x2 xn, ये x का पीडीएफ है, ठीक, और प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन थीटा का प्रायर दे रखा है पाई थीटा, तो अभी मैं निकालता हूं ज्वाइंट पीडीएफ x और थीटा का, यही ना, तो जो लिख रखे थे पाई थीटा इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन थीटा, तो एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ है, मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो रैंडम सैंपल है, तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर लाइक्लीहुड फंक्शन, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ ना, यहाँ तो ऐसा होगा ना x1 x2 xn, ये लेना पड़ेगा ना मुझे, तो सैंपल साइज 10 है, तो क्या आएगा ये बताइए मुझे आप, पाई थीटा है, थीटा ई की पावर माइनस थीटा, ये तो पाई थीटा आ गया, अब ये क्या आएगा क्योंकि रैंडम सैंपल है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितनी बार, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to 10 थीटा एक्स आई की पावर थीटा -1, यही है, चलिए Yes. इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ये एक्स वैक्टर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स वैक्टर थीटा ज्वाइंट पीडीएफ आ रहा है, सो ये थीटा ई की पावर माइनस थीटा जो कि प्रायर था, दिस इज अ प्रायर, और हम लोग पोस्टेरियर निकालेंगे अभी, थीटा का पोस्टेरियर पीडीएफ निकालेंगे, फिर पोस्टेरियर मीन इज द आंसर, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा की पावर 10, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई मतलब x1 x2 x10 इस तरह से है, और इस पूरे की पावर थीटा -1, यहाँ तक ठीक है, देख लीजिए। अब आपके पास ये क्या आया एक्चुअली, तो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, सो थीटा की पावर ये थीटा और थीटा की पावर 10 11 हो जाएगा, तो इसको हटा के मैं 11 ही कर देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, तो ये आपके पास जो आया दिस इज द ज्वाइंट आपके पास है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका पोस्टेरियर पीडीएफ क्या आएगा थीटा का,
सो व्हाट इज द पोस्टेरियर पीडीएफ ऑफ थीटा? मतलब मुझे चाहिए एफ, हाँ यही पोस्टीरियर पीडीएफ है ना नहीं, ये जो तो अभी ज्वाइंट, हम ये तो ज्वाइंट आया है। ये थीटा और एक्स के पीडीएफ को तो मल्टीप्लाई किया ना हमने थीटा हाँ के हाँ पीडीएफ को मल्टीप्लाई किया है x1 के पीडीएफ से, x2 के पीडीएफ से, x3 के पीडीएफ से, xn के पीडीएफ से। तो ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन और थीटा का पीडीएफ का प्रोडक्ट आया जो बता रहे थे ना, तो ये ज्वाइंट आया हाँ एक्चुअली। हमें अब अभी हमने एक्स के पीडीएफ, थीटा के पीडीएफ को और एक्स के पीडीएफ को मल्टीप्लाई किया जस्ट। अब मुझे पोस्टेरियर पीडीएफ चाहिए थीटा का, तो ये ऐसा होगा थीटा गिवन एक्स बार, ये एक्स वेक्टर, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स थीटा अपॉन पीडीएफ ऑफ एक्स। तो ये इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मे भी देखते हैं इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना थीटा के रेस्पेक्ट में, ऐसा आई थिंक सो ये तो रिजल्ट होगा या ऐसे ही हो जाएगा, देखते हैं। थीटा की पावर 11 और प्रोडक्ट ऑफ एक्स साइज, तो x1 x2 x3 इस तरह से है, मतलब x1 की पावर थीटा -1 प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इसकी पावर थीटा -1 एंड आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी थीटा। और थीटा का सपोर्ट क्या था इस क्वेश्चन में? 0 से infinity. 0 से 0 से इन्फिनिटी। तो क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? अगर इंटीग्रेट कर पाएंगे तो हो जाएगा काम। सो ये आ गया 0 से इन्फिनिटी। अभी ये रख रहे हैं दो, तो अब हमें इसी का मीन, तो हमारा एक्चुअल आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन दिस। तो मतलब मुझे, तो ये क्या है यहाँ पे, ये यही चीज़ें ऊपर तो ये लिखना है ज्वाइंट, तो ये आएगा ज्वाइंट, लेकिन इंटीग्रेशन करना हर बार आसान नहीं होता है। सो ई की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 11 प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज इसकी पावर थीटा -1 आई फ्रॉम 1 to 10। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? तो यही समझ नहीं आ रहा था. हाँ मेन तो यही, फिर यही मुझे निकालना है मीन। तो थीटा इंटू दिस, फिर उसको वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में। Sir, if somehow we could just compare this with gamma integral, तो सिर्फ वो प्रोडक्ट एक्सआई वाला टर्म प्रॉब्लमेटिक है, वरना ये बाकी के इसको कुछ किया जा सकता है क्या? यूजुअली वही अप्रोच होता है, वो 0 to infinity इंटीग्रेशन आता है तो। अभी के लिए मैं अगर ईच एक्स आई को फॉर द टाइम बीइंग, अगर मान लो log 1 0 हो जाएगा, नहीं तो log 1 0 होगा। सो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, चलो ईच एक्स आई 1 है, जस्ट अज्यूम करो, मतलब एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज मुझे एक्स आई की जो ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे है वो 1 दे रखी है। मान लो ईच एक्साइज अभी मान लेता हूँ मैं 1 है, समझो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? मैंने अज्यूम कर लिया कि ऑब्जर्व वैल्यू जो है ईच एक्साइज का 1 है, अभी मान लिया मैंने, फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर भी देख लेंगे हम क्या आता है। तो ये क्या बनेगा फिर, ये ई की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 11, ये तो खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा आपके हिसाब से? थीटा को एक्स आई को 1 रख दिया हमने, तो क्या आएगा? क्या बता रहे थे आप, गामा कितना होगा? गामा 12, यही ना, एक्स आई को 1 रखने के बाद गामा 12 कितना होता है? 11 फैक्टोरियल। सो ई की पावर माइनस थीटा, थीटा के पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल। ये चेक कर लो सब लोग। Sir, but x is between 0 to 1. तो कुछ वैसा ले लो हाफ टाइप का, तो हाफ लेंगे फिर फंसेगा। ओके हाँ, तो सपोर्ट हमारा 0 से 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा ना। लेकिन कॉन्टिन्यूस है ना, तो नो प्रॉब्लम, कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड भी कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में पॉइंट को इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में एंड पॉइंट को इंक्लूड करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, अभी के लिए समझ के देखते हैं इतना। तो यहाँ से मुझे बताइए, ये थीटा का पीडीएफ आया, पोस्टेरियर पीडीएफ, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा क्या आएगा? मतलब ये पीडीएफ है थीटा का, दिस इज द पोस्टेरियर पीडीएफ ऑफ थीटा, पोस्टेरियर। तो मुझे बताइए इस पीडीएफ से थीटा का मीन क्या आएगा? सो मतलब ये करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कि थीटा इंटू दिस थीटा, सर हाँ ये आएगा, वो जो इंटीग्रल वाला है ना डिनोमिनेटर वाला, हाँ वहाँ हाँ पे लोकेशन पैरामीटर होगा वो 10 आएगा, और जो स्केल पैरामीटर होगा वो 1 आएगा, ओके, और फिर गामा इंटीग्रल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? क्या होता है ना, वो गामा गामा 10 अपॉन क्या होगा सर, गामा 10 अपॉन बीटा रेस टू
1:10 ऐसा अच्छा आएगा वैसे ना? आप अप्लाई कर रहे हैं गामा फंक्शन, तो ठीक है उससे भी हो जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर केस कर रहा हूँ, ठीक है उस पर भी आते हैं जो आप कह रहे हैं। अभी एक पर्टिकुलर इससे देखते हैं क्या बनता है अभी। तो इसका आंसर निकालिए जरा कितना आएगा, फिर हम उस पर आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये गामा 13 हो जाएगा ना, तो ये 12 है ना, तो गामा 13 जो कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल यही रहेगा। मैं उस पर आता हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उसे फिट कर रहे हैं आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे ना, ठीक है उसको देखते हैं अभी। तो उससे भी हो जाएगा, गामा से हो जाएगा जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो उससे भी हो जाएगा। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर केस लेके कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया, तो 12 आ गया। तो अगर मैं ईच एक्सआई में, अब ऑप्शन में देखते हैं अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया है, कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं है, तो ऑप्शंस में अगर आप एक्सआई को 1 रखते हैं 12 आंसर कौन सा ऑप्शन देगा? व्हेन यू पुट ईच एक्सआई एज 1, सो व्हिच ऑप्शन विल गिव यू 12 आंसर? चार ऑप्शन है, 1 2 3 4 दिख रहा है आप लोगों को? 1 2 3 4 में एक्साइज को 1 रख दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन है जो 12 आंसर देगा? वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ए ए ऑप्शन। इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपके तरीके से आता हूं तब भी ए ही आएगा, अगर मैं उस तरीके से आऊंगा जो आप कह रहे हैं तब भी ए आएगा। देखिए ठीक है जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जब एक्साई हम 0 से 1 में लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सपोर्ट क्लोज ही रहता है ना, लिखते नहीं है वो अलग बात है, क्लोज आप कंसीडर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये है, तो अभी जस्ट कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने ये किया। आप जो कह रहे थे ठीक है हम गामा फिट कर देते हैं तो भी सही है। तो क्या बनेगा, गामा का पीडीएफ क्या होता है हमारा, ठीक है, तो आप अपने तरीके से करके देखिए, आपको तो आप पता है कि गामा फिट करे क्या आएगा, तो उससे करके देखिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग लिखते हैं गामा में कि ई की पावर है ना, जो गामा माइनस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है कि 1 गामा अल्फा, मान लो बीटा की पावर अल्फा, फिर एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, बीटा। ठीक। तो इसको जरा फिट करते हैं हम लोग, फिट कीजिए। तो सर अल्फा -1 इज इक्वल टू 11, तो अल्फा इज 12। अल्फा -1 इज 11, तो मैं एक्स की जगह थीटा ही लिखता हूँ तो शायद आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो एक्स की जगह थीटा लिखता हूँ, देन यू विल रिलेट बेटर, ठीक है। सो थीटा रख दिया एक्स की जगह। सो अल्फा -1 11 है, तो मतलब अल्फा 12 हो गया, ठीक है। और एंड बीटा 1 बीटा 1 है, ओके। अब वो हो जाएगा, फिर वो गैमा इंटीग्रल लगाएंगे तो गैमा ऑफ 12 अपॉन 1/12, तो मतलब गैमा 12 ही ठीक है, 11 फैक्टोरियल जैसा आपका आया था वैसा। ठीक है। सर बट फिर सर आपने क्या मतलब कैसे किया है ये फिर से? अच्छा, आपने फिर से गैमा इंटीग्रल लगाया? हाँ क्योंकि हमने ये तो पीडीएफ आया, अब मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए, हाँ हाँ बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोस्टेरियर इज द बेजियन एस्टिमेटर। पोस्टेरियर पीडीएफ का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा वो आपका बेजियन एस्टिमेटर है। तो ये पोस्टेरियर पीडीएफ है, अब इसका मीन निकाला हमने, तो थीटा इंटू दिस पीडीएफ एंड देन सॉल्व किया हमने। सर गामा लगाने के बाद बट नहीं नहीं, एक्सआई की गामा वैल्यू लगाने के लिए का थोड़ा सा अलग, मैं आपको दोबारा उसको जो ये कह रही है ना उसको मैं आप सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा इसको फॉर्म इंप्रूव करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं पूरा सॉल्यूशन लिखता हूँ, जैसे ये कह रही हूँ उस तरीके से लिखता हूँ। देखो तो एक बार मैं फिर से फुल सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहले तो मैंने एक्सआई को 1 मान लिया, तो उससे मेरा ए ऑप्शन आ गया सिंपली, बाकी ऑप्शन 12 देगा ही नहीं। अब जैसे ये कह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं फुल सॉल्यूशन अगर लिखूंगा तो बेटर रहेगा। देखो तो इसको मैं मतलब प्रूफ करता हूँ, जैसे प्रूफ करना है तो ऑप्शन लाना है, तो मैं प्रूफ करता हूँ, जब अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे हम लोग, कुछ नया नहीं। सो बस उसमें पूरा मैं लिखूंगा अब। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, हमें ज्वाइंट निकालना है एक्स और थीटा का, तो है ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा इसका। सो ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ थीटा इंटू एक्स आई की पावर थीटा -1 आई फ्रॉम 1 to 10, ये वैक्टर एक्स का पीडीएफ है, इंटू थीटा का पीडीएफ है पाई थीटा, थीटा ई के पावर माइनस थीटा, ठीक। तो इसको जैसे अभी हमने इंप्रूव किया था तो ये आया था थीटा की पावर 11 ई की पावर माइनस थीटा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई की पावर थीटा -1। आप लोग जानते हैं मैं एक्स को लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग एक्स, राइट। तो देखो इसको मैं ई की पावर में लिखना चाह रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई को मैं लिख सकता हूँ कितना, ई की पावर लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ।
चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर समेसन लॉग ऑफ एक्स आई। तो आपको यहाँ से ये भी रियलाइज होगा कि ऑप्शन में लॉग एक्स आई क्यों है ना। तो ये है हमारे पास। सो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब देखिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई को लिख सकता हूँ ई की पावर समेसन लॉग एक्स आई लिख सकता हूँ मैं एन तक, ठीक। तो अब आप वही कीजिए यहाँ पे। सो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये जो ज्वाइंट मुझे अभी मिला है, जो ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है वेक्टर एक्स का और थीटा का, क्योंकि थीटा भी यहाँ रैंडम वेरिएबल है, बेजियन में थीटा भी रैंडम वेरिएबल होता है। इन्फ्रेंस में हम लोग नहीं लेते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में, है ना। पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस में थीटा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, पैरामीटर होता है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है थीटा, ठीक है। थीटा का ये पीडीएफ है। सो इसको फिट कीजिए, थीटा की पावर 11 और इसको मैं लिखूंगा ई की पावर दिस, अब पावर थीटा -1 भी है। तो फाइनली आप ध्यान से देखो, ई की पावर माइनस थीटा -1 प्लस में समेसन लॉग एक्स आई। चेक करना आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है। ये सही है, देख लीजिए। इज इट फाइन जी। देखो मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट एक्स आई को हटा के ई की पावर समेसन लॉग एक्स आई रखा है। हाँ सर, राइट। ओके है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, पावर पावर ऐड हो जाएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, पावर पावर ऐड करेंगे तो बस ये क्या होगा, ई हट जाएगा, यहाँ बीच में प्लस लगा दीजिए। सो पावर पावर विल गेट एडेड। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप चाहे तो अभी आपके पास ये क्वांटिटी आया हुआ है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये एक्स का और थीटा का ज्वाइंट पीडीएफ है, थीटा की पावर 11 ई एक्स पी, मतलब ई की पावर, थीटा वाले टर्म को अलग कर लो। सो अगर थीटा मैं कॉमन लूंगा इन दोनों में से, पावर में से, तो क्या बनेगा, यहाँ -1 आएगा। तो ये समेसन ऑफ लॉग एक्स आई अलग है और -1 बाहर है, ये थीटा टाइम्स रहेगा, बचा कितना, माइनस ऑफ समेसन ऑफ लॉग एक्स आई, यही रहेगा जी। देखो सही है ये, देखो। यस। ओके, तो अब मैं तो ये भी क्या लिखा मैंने, दिस इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड थीटा। तो मुझे तो थीटा का पोस्टेरियर पीडीएफ चाहिए, तो पोस्टेरियर पीडीएफ जो थीटा का होगा, थीटा गिवन वेक्टर एक्स आई, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा अपॉन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा डी थीटा। ये है थीटा क्या है, यहाँ से 0 से इन्फिनिटी था, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला है पोस्टेरियर पीडीएफ ऑफ थीटा का। तो ये आएगा दिस क्वांटिटी जो ऊपर लिख रखा है मैंने, थीटा की पावर 11 है ना, ई की पावर दिस। इसको अलग अलग भी कर सकते थे, ई की पावर दिस इंटू ई की पावर माइनस एक्स आई, क्योंकि तो चलो पहले ये क्वांटिटी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाली है मुझे, तो पहले यही निकाल लेते हैं। तो मुझे जरूरत ये पड़ने वाली है आगे, तो बेटर है मैं इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मुझे ये क्वांटिटी अभी चाहिए होगा, तो बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले ये हम निकाल लेते हैं। ये निकालिए जरा, निकाल पाएंगे। सो ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको इंटीग्रेट करना है एक्चुअली हमें। सो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर, अब देखो मैं सही से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, गामा 12 अपॉन, हाँ गामा 12 अपॉन, नहीं नहीं, ये समेसन एक्स आई को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको समेसन एक्स आई भी कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ गामा 12 अपॉन समेशन एक्स लॉग एक्स आई माइनस तो 1 इसको मैं ऐसा लिख प्लस देता हूँ, देखिए माइनस थीटा इंटू 1 माइनस समेसन लॉग एक्स आई इंटू ये जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हाँ ये कांस्टेंट है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और थीटा की पावर 11 डी थीटा। तो यहाँ थीटा ही वेरिएबल है अभी इंटीग्रेशन में, ये कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको देखो, ई की पावर माइनस बीटा इंटू थीटा और थीटा की पावर अल्फा -1, ठीक है। तो बीटा की जगह ये क्वांटिटी है 1 माइनस दिस। सो यहाँ से जो आप कह रहे थे, सो यहाँ से आएगा आपके पास, तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस समेसन लॉग एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n इनटू, अब ये जो पीडीएफ फिट कर रहे थे, तो कितना होता है, गामा 12 अपॉन गामा अल्फा, तो गामा 12 अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा ये नंबर है, समेसन लॉग एक्स आई, हाँ इसकी पावर अल्फा कितना है, रेस्ट टू 12 वो हो गया। मल्टीप्लिकेशन में अपन लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज ई रेस्ट टू माइनस समेशन लॉग एक्स आई को, माइनस है, सॉरी। अच्छा देखते हैं, रुकिए अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला सबको पता है ना भाई, गामा उमा में जो होता है, एक तो ये बताओ मुझे ये क्या होता है, ई की पावर माइनस अल्फा, एक मिनट, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर अल्फा -1, तो ये आप जानते हैं गामा अल्फा होता है, राइट। और मुझे ये बताइए
ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी एक्स, ये कितना होता है गामा अल्फा बीटा रेस्ट टू अल्फा है ना। तो ये डिवाइड गामा, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा रेस्ट टू अल्फा। हाँ वही हमने यूज किया अभी, तो हमने यही वाला यूज किया अभी, ठीक है। सही तब इसको सही। देखिए जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ हमारा थीटा है, तो ये जो रिजल्ट है ये 0 से इन्फिनिटी वाला है, तो 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे, यही बस एक्स की जगह थीटा है हमारे पास। सो अब इसको कंपेयर कीजिए, वहाँ से देखिए बीटा क्या है अल्फा क्या है, तो यहाँ पे कंपेयर करना है। तो ये है ई की पावर माइनस ये बीटा थीटा, एक्स हमारा थीटा है माइनस बीटा एक्स, तो एक्स यहाँ थीटा है, और थीटा की पावर अल्फा माइनस 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस अल्फा 12, ठीक है ये बनेगा। तो फाइनल ये आ गया इंटीग्रेशन होके जो हमें चाहिए था, गामा 12 11 फैक्टोरियल है, तो यहाँ तक वो आ गया जो इंटीग्रेशन चाहिए था। अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए थीटा गिवन एक्स। हाँ पोस्टेरियर पीडीएफ ऑफ थीटा, तो थीटा गिवन एक्स, तो ये उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। चलो अभी बाद में, पहले वो लिख लो पूरा ना, तो वो पूरा था ये वाला क्वांटिटी था ना, तो उसको लिख देता हूँ ऐसे ही, देखो वही यही था ना, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे हम, तो वहाँ था न्यूमरेटर में, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ था थीटा एक्स या एक्स थीटा, ये है एक्स थीटा अपॉन, यहाँ मुझे एक्स का पीडीएफ लिखना होता है, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का पीडीएफ लिखना होता है जो कि इंटीग्रेशन होगा इसी क्वांटिटी का। तो ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हैं आप लोग, ज्वाइंट से मार्जिनल निकालते हैं जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया, जो डिनोमिनेटर वो भी फाइंड किया हमने, पुट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर ये क्वांटिटी था जो यहाँ लिखा हुआ है, ई की पावर माइनस थीटा 1 माइनस समेसन एक्स आई लॉग एक्स आई लॉग एक्स आई, और इनटू में फिर ई की पावर दिस। सर उसको 1 अपॉन प्रोडक्ट एक्सआई कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ना, हाँ लेकिन आंसर लॉग में ना हमारा दिक्कत ये कि आंसर जैसे वैसे निकालते भी फिर करते हैं, कोई दिक्कत। आप अपने लिखो नोटबुक में, आप लिखो जैसे आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ तो सबका दिमाग एक साथ यूज़ हो रहा है, एग्जाम में तो बस आपको अपना ही दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लिख के देखो जो आपको समझ आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया क्वांटिटी, अब इसका ये तो ये फंक्शन था, अब इंटीग्रेट करके ये आया मेरा, इंटीग्रेट करके आया माइनस समेसन लॉग एक्स आई, वो आया था इनटू गामा 12 जो कि है 11 फैक्टोरियल, और ये है 1 माइनस समेसन लॉग एक्स आई, और इस पूरे की पावर है 12, ये फाइनली अभी तक आया। सर न्यूमरेटर में रेस टू, एक मिनट, न्यूमरेटर में रेस टू कहाँ, ये थीटा माइनस 1 नहीं सर, ओके ठीक है ना, सर, ओके देख सर, लीजिए, हाँ ये देखिए, ओके ये सर, देखिए यहाँ तक, ओके सर। ठीक है। सो अब क्या होगा जी, अब ध्यान से देखो, तो अब यहाँ से ये और ये तो कट गया, राइट। अब जो बचा ना उसका पीडीएफ निकालना, उसका मीन निकालना आपको, तो ये जो आया हुआ है ये पोस्टेरियर पीडीएफ है थीटा का, अब इसका मीन निकालो आप। तो इसका मीन कैसे निकालोगे, तो यहाँ से एफ ऑफ थीटा गिवन एक्स, तो ये फाइनली आया हुआ है, मैं फाइनली लिख देता हूँ क्या बचा। सो थीटा की पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल वो है, और ये तो कैंसिल हो चुका है, ये ऊपर आ जाएगा। सो 1 माइनस समेसन लॉग एक्स आई इस पूरे की पावर 12, ठीक, और इनटू में ई की पावर माइनस थीटा 1 माइनस समेसन लॉग एक्स आई, ठीक है जी। ये है पीडीएफ किसका, थीटा का पोस्टीरियर पीडीएफ है। अब इसका मीन निकालना है आपको, तो ये पीडीएफ का एक्सपेक्टेशन निकालना, वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो फाइनल आंसर इज बेजियन एस्टिमेटर जो आपको चाहिए, द बेजियन एस्टिमेटर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा गिवन एक्स। तो मतलब अब थीटा टाइम ये पूरा पीडीएफ लिखो, तो मैं कॉपी कर देता हूँ, एक मिनट ये भी इंक्लूड होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक। अब आप जरा बताओ इंटीग्रेट करके क्या आएगा, फिर से वो गामा वाला फॉर्मूला यूज होगा जो लिखा था ना वहाँ मैंने, वो गामा का फिर से फॉर्मूला यूज होगा इनटू डी थीटा। अब ये जो आएगा ये एक्चुअल आंसर है आपका जो ऑप्शंस मैच होगा इससे, तो थीटा इंटू थीटा की पावर 11 थीटा की पावर 12 हो जाएगी, तो इसको मैं थीटा की पावर 12 कर देता हूँ हटा के इसको। सो यहाँ थीटा की पावर 12 कर देता हूँ, फिर इसको गामा में फिट कीजिए। अब ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट जो कि बाहर आ जाएगा, ठीक। सो ये कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस समेसन लॉग ऑफ एक्स आई
इसका पावर 12, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फिर से e की पावर माइनस बीटा x की पावर अल्फा माइनस 1, तो अल्फा कितना है 13, बीटा कितना है ये क्वांटिटी। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी क्या देखा था आपने, गामा ऑफ अल्फा बीटा की पावर अल्फा, बीटा है 1 माइनस समेसन, ये रिजल्ट भी है, इतना हम प्रूव कर रहे हैं ना, एक थ्योरम है एक्चुअली, आई थिंक वीके रोहित के बारे में देखा था मैंने, हर बुक में मिल जाएगा। तो जो हम प्रूव कर रहे हैं ये थ्योरम है, ये आ गया। तो यहाँ से क्या आया, गामा अल्फा अपन बीटा की पावर अल्फा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पावर 12 है, नॉट 2, 12 था ना, तो ये वाला 12 पावर इसको कैंसिल करा देगा, और यहाँ 11 फैक्टोरियल भी था ये वाला, और ये कितना होता है, ये गामा 13 12 फैक्टोरियल, तो ये 11 फैक्टोरियल काटेगा 12 और 12 टाइम्स, तो फाइनल आंसर इज 12 अपॉन 1 माइनस समेसन लॉग xi। तो ये हो गया प्रूफ, जो कि ऑप्शन ए है आपका, लेकिन मैंने इसको आसान करने के लिए xi को 1 मान लिया था, तो ये फाइनल प्रूफ हो गया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इससे कम नहीं कर सकते, है ना, ये है पूरा प्रूफ। ओके सर। ठीक है, तो ये मतलब ये सिंपल है कि अपने प्रायर दे रखा हुआ है, लाइक्लीहुड फंक्शन दे रखा है, तो प्रायर इनटू लाइक्लीहुड फंक्शन ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट से थीटा का हमें पोस्टेरियर निकालना है ज्वाइंट के हेल्प से, एंड जब पोस्टेरियर आएगा तो पोस्टेरियर मीन इज द बेजियन एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, और अगर एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन होगा तो मीडियन निकालना पड़ेगा। ये तो नहीं भाई, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, तो मतलब बहुत टाइम लगा, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ आया होगा। हमने एक बार एक्साई को 1 मान लिया तब भी यही आया था, क्योंकि हमें पता है ना कि एक ही ऑप्शन करेक्ट इसमें से होगा, तो वैसे आउट हो गया। तो एक्साई को 1 मान लिया था मैंने, तभी 12 भी आया था, log 1 0, और वैसे भी यही आया। ठीक है, तो ये एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हो गया। तो जो भी बेजियन के क्वेश्चन है आप ऐसे ही करेंगे, प्रायर और लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई करो, ज्वाइंट आ गया, ज्वाइंट से आप पोस्टेरियर थीटा का निकालो, एंड देन पोस्टेरियर मीन निकालो। नेक्स्ट बताइए, वेरी मच सर। क्वेश्चन नंबर सर 9। 9। ओके, 9 6 7 8। हाँ सर, ये वाला तो क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कुछ भी मार्कोव चेन का समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। इसका ना देखो बहुत सारे अप्रोच हैं, मतलब थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन हैं ये सब, तो ये मैट्रिक्स थ्योरी से इसका अप्रोच है। ऐसे मुझे लग रहा है ना कि वैसे हम करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इसका मैट्रिक्स से कुछ है थ्योरम, तो उससे आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। सर एक किसी ने तो ग्रुप पे तो इसका सोल्यूशन भेजा है। अच्छा, इंद्रदेव ने भेजा क्या फिर से? तो ये हमारा गेट बैच का ये स्टूडेंट है, मतलब ये नेट का भी होगा। भेजा है क्या इसने? किसमें भेजा वैसे है? बहुत पिछले क्वेश्चन का भेजा था शायद ना, वो किसी और का भेजा था। भेजा है? अरे यार, नहीं तो एक क्वेश्चन है भेजा ना, इसका कहाँ भेजा हुआ है? चेक करो, ये वो भेज देगा उसको। आप क्वेश्चन भेजोगे ना ग्रुप में, सॉल्व करके भेज देगा आपको ये, क्योंकि ये है ना ऑलरेडी इसका इंद्रदेव का पिछले साल गेट में आई थिंक कितना रैंक था, 40s 50s में रैंक था, 54 था। अच्छा, तो ये पिछले साल गेट बैच का स्टूडेंट है, ये अभी भी है नेट बैच में अभी तो चलिए देखते हैं ट्राई करके। लेट एक्स एन बी ए होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ये 5 स्टेट्स हैं। अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्टिंग विथ स्टेट 4, तो स्टेट 4 से ये स्टार्ट होके, स्टेट 4 से स्टार्ट होगा, द चेन विल इवेंचुअली गेट एब्जॉर्ब्ड इन अ क्लोज्ड क्लास 0 3। तो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 4 से, और एब्जॉर्ब हो जाएगा 0 3 में। तो आपको 4 से 0 3 में जाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है कि 4 से स्टार्ट होकर 0 3 में पहुंचने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी, जी बोलिए ना। इन्फ्रेंस पार्ट के क्वेश्चंस, मतलब इन्फ्रेंस पार्ट तो अच्छे से आ जाता है स्टैट्स का। अच्छा, तो उसको सॉल्व करके आइए। देखिए, आप पहले सर। जो भी आपको कंफर्टेबल टॉपिक्स लगते हैं उसको सॉल्व करके आइए, जो डाउट है वो पूछिए। और मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ, स्पेशली धीरे लेवल, पहले जैम पढ़ाया, फिर गेट पढ़ाया, फिर नेट पढ़ा रहे हैं, इस तरह से। उसकी वजह ये कि मुझे भी सीखना है, और मैं लॉन्ग टर्म, मैं बताया था आप लोगों को, मैं ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, है ना। तो उसका क्या है ना कि मुझे उसका बेनिफिट आगे रिसर्च में भी मिलता है बहुत सारे, मतलब ज्ञान का नुकसान तो है नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और ये सब
मतलब मैं लॉन्ग टर्म टीचर नहीं हूँ कोचिंग का, जस्ट पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सालों से पढ़ा रहा था, तो इसलिए मैं भी सीखना चाह रहा हूँ ना। तो ये 2 साल जो पढ़ाऊंगा फिर होपफुली 1-2 साल में किसी आईआईटी में लग जाऊँ, फिर कोचिंग तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। ये अभी तो चलो छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसा है, तो मैं डायरेक्टली मतलब सीखने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो भी है ट्राई कीजिए, पूछिए, या तो मुझसे होगा, या नहीं होगा तो मैं भी सीख के बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना ही अल्टीमेटली ये है। ठीक। तो जो भी आपको इन्फ्रेंस अगर आपको ठीक लगता है, तो आपको लगता है कि आप क्या कहना चाह रहे थे, पूरा आपने कंप्लीट नहीं किया, इन्फ्रेंस आपको ठीक लगता है तो उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ सर, वो सॉल्व ही नहीं होते, आधे होते आधे हो नहीं तो जाते। पूछिए, जो नहीं होते तो पूछिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो क्वेश्चन नहीं हो ठीक। रहे वो पूछिए, कोई जैसे ये पेपर है 2024 का पेपर है, ये ईयर वाइज पेपर खोला हुआ है हमने, तो इसमें आप ढूंढ ढूंढ के कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ऑल क्वेश्चंस आर नॉट कंपलसरी। तो आपको जो जो क्वेश्चन ठीक लगते हैं, जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो उसके ट्राई करो। नहीं हो रहे, आधे ही हो रहे हैं, तो आधे करके आप भेजो कि इतना किया मैंने, इसके आगे नहीं समझ रहा, फिर मैं ट्राई करता हूँ ये चीज़ है। ठीक है। ओके। हम्म। सर आज की क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये भेज दूंगा, अभी आएगा ग्रुप में। तो और रिकॉर्डिंग भी। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगा अभी। वो आपको है ना, प्रयास वाले बैच में जो ऐप पे है, प्रयास या अर्जुना दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अर्जुना में तो नहीं, प्रयास के जो नेट का बैच है, नेट वाले बैच में ऐड हो जाएगा ये। ठीक है। ठीक है। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, देखिए। सो अभी मोस्टली 10 से 12 क्लासेस होंगी, आज थोड़ा लेट हुआ ऐसे, लेकिन 10 से 12 भी एग्जाम तक हम लोग क्लास करेंगे। तो आप अभी सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू घर पे कर लोगे तो एग्जाम में भी आप कर लोगे, 100% नहीं, मतलब घर पे अगर मान लो 50 क्वेश्चन आप कर लेते तो एग्जाम में आपसे 40 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वहाँ अलग प्रेशर होता है, टाइम बाउंड होता है, घर पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो इसलिए, लेकिन घर पे सॉल्व नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं होगा सॉल्व आपसे, ये है। सर मार्च से नहीं चालू होगी फिर से क्लास? मार्च से हाँ। हाँ क्लास चलती नेक्स्ट। रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी टॉपिक कंफर्टेबल उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्लास से पहले आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। गेट का तो हो गया, जैसा भी हो अभी रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। फिर नेट का भी एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी आप फोकस कीजिए, जो एग्जाम 1 मार्च को है पहले उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके पहले आप जितना पीवाईक्यूज कर सकते हैं उसको बैठ के ईयर वाइज ही सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो 24 का पेपर उठाइए कीजिए, 23 का पेपर उठाइए कीजिए, 22 का कीजिए, 21 का कीजिए, एक एक पेपर सॉल्व करते जाइए। और एटलीस्ट 200 मार्क्स का तो प्रिपरेशन कीजिए, मतलब 200 मार्क्स का ही करना है एग्जैक्टली। तो 200 मार्क्स का आप प्रिपरेशन करो कि एग्जाम में 200 मार्क्स अटेम्प्ट कर सको। तो जब घर पे पीवाईक्यू देखोगे आपको खुद समझ आएगा, इस टॉपिक का मुझे करना है, इसका नहीं करना है, जिसका कुछ सीखना है तो सीख लो, अभी टाइम है ना। ये देखिए जी, तो होमोजेनियस मार्कोव चेन स्टेट विद दिस, तो इसमें बनाइए, इसका डायग्राम बनाओ जी। तो इसका आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, जैसे मैं बनाता हूँ 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो यहाँ पे जो बता रखा है कि 0 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और 0 से फिर 3 जा सकता है सीधा। तो 0 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ठीक। अब 1 से सिर्फ 1 में रहेगा तो लूप है, और फिर 2 से 0 आना है, तो 2 से इसको 0 आना है विथ प्रोबेबिलिटी 1/3। 2 से आएगा 1 विथ प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है। अब 3 के बाद 3 के पास चॉइस, 3 से 0 आएगा, तो 3 से 0 आना है विथ प्रोबेबिलिटी 3/4, और 3 से सीधा अब 3 पे आ सकता है, मतलब लूप है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। 4 से हर स्टेट में जा सकता है, नहीं। सो 4 से 0 में आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 4 से 0 में आने की, 4 से 0 में जाना है, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/8। 4 से 1 में जाना है, तो है ना, 4 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। 4 से 2 में जाना है, तो 4 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये थोड़ा ध्यान रखना किसकी क्या है ना। सो ये 1/8 है, ये है 1/2। एंड 4 से 3 में जाना है, तो 1/8, और 4 से 4 में ही रह जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। अच्छा 5 तो था नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो ये हमारा आ गया ट्रांजिशन डायग्राम। तो टीपीएम दे रखा है और ट्रांजिशन डायग्राम है। अब आप चलो डायग्राम से ही काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्या प्रोबेबिलिटी है आप 4 से स्टार्ट करोगे। सो आप ये समझो कि अभी आप 4 पे हो। ठीक। सो यू आर एट 4
अब आपको कहाँ पहुंचना है, 0 3 के लूप में। तो आप हो 4 पे, आप 4 पे हो और आपको 0 पे जाना है। तो बताइए 4 से प्रोबेबिलिटी है ना, अल्फा निकालना है मुझे, अल्टीमेटली गेट ऑब्जर्व इन 0 3, सो अल्फा। तो 4 से डायरेक्टली 0 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है 0। बताओ जी, 4 से 0, या ये दिखाऊं आपको डायग्राम, मतलब ये टीपीएम, तो इससे भी देख के बता सकते हो, या तो यहाँ से समझ आएगा डायग्राम से, या सीधा सीधा वैसे बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ 4 से सीधा सीधा मुझे जाना है 0 पे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/8। तो 1/8। एक ये रास्ता है, तो 0 पे जाएगा था, 0 से निकलने का कोई चांस है, 0 देखो हमें समहाउ 0 3 पे पहुंचाना है, 4 से 0 3 पे पहुंचना है। तो आपको देखना है क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक ये रास्ता है, और दूसरा 4 से सीधा 3 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 से 3 तो भी 1/8। यस सर। 4 से 0, 4 से 3, हमें 0 3 तक पहुंचना है, चाहे 0 या 3 किसी एक पे पहुंच जाओ, काम हो गया, हमें वही बस चाहिए। अच्छा अब बताओ और क्या रास्ता है। तो एक रास्ता जो मैंने लिया है कि सीधा सीधा 4 से मैं 0 पे गया हूं, दूसरा रास्ता मैंने लिया हूं कि 4 से सीधा सीधा मैं 3 पे गया हूं। और क्या रास्ता है जिससे मैं 0 या 3 पे पहुंच सकता हूं, तो हम्म 4 to 0 to 3, बट सर इससे वही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप काउंट कितने भी, करोगे वो। यू कैन टेक एज मेनी स्टेप एज यू नीड, देयर इज नो लिमिटेशंस। बट सर फिर तो ऐसे बहुत सारे करने बहुत पड़ेंगे। सारे नहीं करेंगे ना, यहाँ बहुत सारे नहीं होंगे। चलो आप 4 से या तो 0 पे गए या 3 पे गए, मान लो 4 से 2 गए, तो 2 से 0 पे जाने का क्या पॉसिबिलिटी है, 4 से आप 2 पे जा सकते, वही तो बोल रहा हूँ बहुत सारे कितने होंगे। अब समझो इन्फिनाइट तो नहीं आएंगे, ध्यान दो अब यहाँ पे 4 से 2 और 2 से आप 0 जा सकते हो, राइट, जा सकते हैं। सो 4 से 2 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 से 2 का है 1/2, एंड चूंकि मैं एक ही साथ ले रहा हूं तो एंड है यहाँ पे, 4 से 2 एंड 2 से 0, तो 2 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 2 से 0 का 1/3। और क्या रास्ता है बताओ मुझे, और कोई रास्ता है आपके पास, ये 3 रास्ता मैंने ढूंढे हैं, अब इसके अलावा कोई चौथा रास्ता बताओ, ढूंढो कोशिश करो। देखो अब नहीं रास्ता सर। नहीं, यहाँ पे लूप कहाँ कहाँ चल रहा है, ध्यान से देखो, लूप 3 पे है और लूप 0 पे है, लूप 4 पे है ना, 4 पे लूप है, तो ध्यान दो। अब यहां से ना रास्ता क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि आप 4 से 4 पे जाओगे, फिर 4 से 0 पे जाओगे, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, 4 से 4 पे जाओगे, फिर 4 से 3 पे जाओगे, और ये बहुत सारे रास्ता बनाएगा, 4 से 4, 4 से 4, फिर मैं 0 पे जाऊंगा, 4 से 4, 4 से 4, फिर मैं 3 पे जाऊंगा। तो यहाँ ये सारे केसेस काउंट करने हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 0 3 पे पहुंचना है। तो ऐसा हो सकता है 4 पे एक बार लूप लिया, फिर वो 0 पे गया, एक रास्ता ये है, 4 पे एक बार लूप लिया, फिर ये 3 पे गया, एक रास्ता ये है, फिर 4 पे लूप लिया, फिर 2 पे गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इन्फिनाइट जीपी बनेगी, इसके करस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट जीपी बनेगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक इन्फिनाइट जीपी बनेगी। तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ तो आपको वैसे समझ आएगा। देखिए मैं जो कहना चाह रहा था कि एक रास्ता था कि 4 से 0 गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख चुके हैं 1/8। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 4 से 4 जाएगा और 4 से 0 जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले वो 4 पे लूप लेगा, फिर वो 0 पे जाएगा, क्योंकि लूप भी तो यहाँ ऑप्शन है इसके पास। तो यहाँ आएगा 4 से 4 जाने का 1/8, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग जीपी इधर लिखूंगा इसी लाइन में। सो 1/8 इंटू 1/8 मतलब 1/8 स्क्वायर हो जाएगा। और रास्ता क्या है कि 4 से 4, 4 से 4, फिर 0 जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इन्फिनाइट जीपी बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ता लूप जितनी बार यूज होगा। हालांकि इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव वे भी है, आसान वाला, मैट्रिक्स तरीके से होता है वो, तो उसके पहले मैट्रिक्स आपको अच्छे समझना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाए 1/8, फिर ऐसे चलता रहेगा 1/8 क्यूब, एंड ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो ये एक इन्फिनाइट जीपी बन जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हो ना 4 पे कितनी बार लूप लेना है, जितनी बार चाहे उतना, कोई फिक्सेशन नहीं है, ठीक है। ओके दूसरा यहाँ पे आते हैं। अब अभी हमने क्या किया था, 4 से सीधा सीधा मैं गया था 3 पे, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ 4 से 3 पे। तो फिर रास्ता क्या है मेरे पास, मैं 4 से 3 एक स्टेप में चला गया, मैं 4 से 4 जाऊँ फिर 3 पे जाऊँ, एक ये ऑप्शन है मेरे पास कि 4 से 4 पे जाऊँ फिर मैं 3 पे जाऊँ, या फिर है 4 से 4, 4 से 4, 4 से 3। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ 4 से 4 फिर 4 से 3, तो 4 से 4 1/8, 4 से 3 का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/8 ही था, तो ये भी सेम ही जीपी बनाएगा, ये 1/8 स्क्वायर
फिर 1/8 क्यूब एंड दिस विल कीप रनिंग, ठीक है ना, ये जीपी बनाएगा। अब यहाँ पे आओ, अभी मैंने क्या किया था, हम गए थे 4 से 2, फिर 2 से 0 गए थे, राइट, 4 से 2 गए, फिर 2 से 0 गए हम, तो फिर से मैं 4 से 4 जाऊंगा, उसके बाद 2 पे जाऊंगा, उसके बाद 0 पे जाऊंगा। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इसकी कि 4 से 4 जाऊंगा, 4 से मैं 4 जाऊंगा, फिर मैं 2 जाऊंगा, फिर मैं 0 जाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे 4 से 0 पहुंचना है या 3 पहुंचना है, कहीं एक जगह पहुंच गया, इट्स फाइन, वही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो 4 से 4, 4 से 4, फिर 2, फिर 3, तो एक ये वाला पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। ये तो हम लिख ही रखे हैं ऑलरेडी इसका। तो 4 से 2 का 1/2, 2 से 0 का 1/3, चेक कर लो। तो सर ये आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं जी, सिर्फ आपको ही नहीं दिख रहा है, बाकी लोग चेक कीजिए। 1/6, फिर 1/8 स्क्वायर इंटू 1/6 एंड डॉट डॉट डॉट। बाकी लोग क्लियर है जी? आप देखिए ढंग से, ये दोबारा ज्वाइन कीजिए एक बार, बाकी लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है सर। ठीक है ना। हाँ, अब इसका आंसर निकालिए, 3 जीपी है, तीनों जीपी का सम निकाल के सम कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। 10/21 कर लिया ना, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। तो ये पहले जीपी का जो सम, दोनों जीपी सेम ही है, पहला दोनों, तो इसका आएगा a/1 - r, तो ये, और दूसरा वाला भी यही है, तो इंटू 2 कर देता हूँ, एंड तीसरा वाला है 1/6, फर्स्ट टर्म है 1 - 1/8, ठीक है, ये है जी। तो इसका जरा सम निकाल लो, तो 1/8 7/8, 1/7 2, तो ये 2/7 हो जाएगा जी, एंड यहाँ से 1/6, और इधर आप करेंगे 7/8, तो 1/6 इंटू 8/7, यही ना। कितना आ जाएगा ये, तो इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ LCM 21 ले लेते हैं, तो 6 4 10/21, ये आंसर है जी, 10/21। देखो कोई ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये आपका एक आंसर आ गया। तो इसमें सारे, तो ये हालांकि एक लेंदी वे है, इसका एक आसान वे भी है, लेकिन उसमें थोड़ा मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मतलब मैंने सॉल्यूशन कुछ देखे हैं उस तरीके से जो कि इजीली हो जाता है एक लाइन में, लेकिन उसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने होंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स, इसमें से सब मैट्रिक्स निकालना होता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, 0 3 था, तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो एक कॉलम है, हमें 4 से स्टार्ट करना था ना, 4 फिर 0 3, तो ये वाला एंट्री आएगा, एंड 0 3 ना, तो एक 0 3 पे जाना था ना मुझे, तो इस तरह से मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट है जो आपको बुक में मिलेगा या कहीं मिलेगा सोल्यूशन, तो वो थोड़ा मुझे खुद भी वो देखना पड़ेगा, तो उसको ट्राई करता हूँ। मैंने सोल्यूशंस देखे हैं, ये आपको उस दूसरे मेथड से वो इंद्रजीत बता देगा, आप ये क्वेश्चन फोटो करके भेजो, वो बता देगा आपको दूसरे तरीके से, इंद्रदेव जो अभी सोल्यूशन भेजा था ना, तो क्योंकि उसको ये आता है। क्योंकि हम लोग पहले खूब डाउट, मतलब वो डाउट खूब पूछता था, तो उसमें ये सब डिस्कस कर चुका ऑलरेडी वो मुझसे, ठीक है ना। एनीवे नेक्स्ट बताइए जी, तो ये तो हो गया ना एटलीस्ट। 34 34, देखिए जी, सो चैट में क्या है जी, तो अब है अच्छा, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 3 यूनिट्स ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 100 यूनिट्स इज। बताइए जी, बाकी लोगों को कुछ आइडिया है इसका, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो सैम्पलिंग का उन्होंने PY क्यों नहीं कराए थे जिन्होंने सैम्पलिंग पढ़ाए हैं। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन अ सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 3 यूनिट्स विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा विथ रिप्लेसमेंट है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला ऐसा है डायरेक्टली ना, मैं ड्राइव कर सकता हूँ फॉर्मूला, जैसे
मेरे पास अभी n यूनिट्स की बात करता हूँ, n यूनिट्स है, लेट्स से y1 y2 yn पॉपुलेशन में। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो मैं कर रहा हूँ करने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद हो तो, मुझे भी खुद याद नहीं बट देखा है मैंने, है ना, तो उससे इजीली आ जाएगा। जो मैं डिराइव कर देता हूँ, तो जो फॉर्मूला है वो मैं प्रूव कर देता हूँ, तो डिराइव कर देता हूँ। तो इससे आएगा कि मान लो 1 डिस्टिंक्ट यूनिट होगा। अच्छा, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन अ, है ना, तो ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, मैं ऐसा बोलता हूँ ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, ऐसा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या प्रोबेबिलिटी कि तीनों डिस्टिंक्ट होगा, और विथ रिप्लेसमेंट है, तो डिनोमिनेटर में n इंटू n आएगा, न्यूमरेटर में क्या होगा। तो आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं कितने यूनिट का, 3 यूनिट का ना, 100 यूनिट है, 3 का ड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल साइज 3 का आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले के लिए आपके पास, आपको डिस्टिंक्ट चाहिए ना तीनों, तो पहले के लिए n चॉइस है, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, ठीक है। तो यहाँ तीनों डिस्टिंक्ट आ गया, पहला मैं कोई भी एक ले लूंगा n में से, दूसरा जो बचा उनमें से लूंगा, तीसरा जो बचा उनमें से लूंगा, तो डिस्टिंक्ट ही मिलेगा मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे 2 आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट, 2 आर सेम एंड 1 इज, मतलब 2 सिमिलर है और तीसरा अलग है, मतलब 2 डिफरेंट होंगे ना, कहने मतलब ये है। तो यहाँ ऑल 3 डिफरेंट था, कि जो 3 सैंपल पॉइंट था, मान लो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि x1 x2 x3 आप सैंपल ले रहे हो, तो तीनों अलग है। यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल x1 x2 सेम है और x3 अलग है, ठीक है, उससे कितनी पॉसिबिलिटी होगी इसके लिए आपके पास। तो ये मैं पीएमएफ निकाल रहा हूँ, फिर आप एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो। तो इसका बुक में इजीली फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई भी सैम्पलिंग वाली बुक उठा लो, इसका डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ सैंपल साइज स्मॉल n, और यहाँ रहेगा कैपिटल N। तो उस फॉर्मूले में जस्ट आपको ठीक है ना, ये करना होगा। जहाँ तक मुझे, मैं ये लिख दूँ, अगर ये रिसेंटली एक बच्चे ने पूछा था ये सिमिलर क्वेश्चन, तो इसका जो आया हुआ है, हाँ एक तो मैंने लिख दिया n इंटू n-1-2, जो दूसरा आएगा मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के बजाय। ये भी कुछ दिन पहले मैंने कराया था एक बच्चे को, तो वो है मेरे पास। सो 3 इंटू यहाँ होगा n इंटू n-1, दो डिफरेंट है ना, अपॉन n³, ऐसा आएगा। एक मिनट, यहाँ 2 3 आएगा ना, एक मिनट, यहाँ पे n इंटू n-1, तो यहाँ n हमें 2 सेम रखना है ना, सो n² होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। एंड तीसरा है ऑल 3 आर सेम। अच्छा, ऑल 3 आर सेम, इसका क्या आएगा बताइए जी। कितना होगा, तीनों सेम ही होगा। इसका क्या मतलब है, कितने चॉइसेस आपके पास है, n³ n³ अगर लेंगे हम तो ये 1 होगा ना। जैसे यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट अगर आपने चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो सेकंड भी वही होगा, थर्ड भी वही होगा, यही है ना, क्योंकि तीनों को इक्वल रखना है मुझे। सो तीनों को इक्वल रखना है तो क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा था, n² n³ करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखना सर अगर पड़ेगा, पहले के लिए n लेके चलेंगे तो दूसरे और तीसरे के लिए 1 लेके चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वही वाला रिपीट हो जाएगा, ये आ जाएगा n अपॉन दिस, सो 1 अपॉन n² आ जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको पीएमएफ लिख दिया है। तो ये समझिए आप कि आप ऐसा समझिए कि ये प्रोबेबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई रैंडम वेरिएबल ले लूँ, क्या फॉर एग्जांपल मान लो w है, सो ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, हमें बोला था क्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, 2 आर डिस्टिंक्ट एंड 1 इज डिस्टिंक्ट। तो क्या ई ऑफ w आप लोग निकाल पाएंगे, बताइए जरा।
अभी ये जो लिख रहा हूँ मैं वो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, है ना, जो भी लिखा है मैंने उसका पीडीएफ अभी ग्रुप में आ जाएगा क्लास के बाद। क्या एक्सपेक्टेशन, जिनका डाउट है देख लो, तो इससे एक्सपेक्टेशन निकाल लेना आप। तो आपका जो कैपिटल एन जो मैंने लिखा वो 100 है, ठीक है ना, तो इसमें एन को 100 रख के सॉल्व करना, तो एक्सपेक्टेशन निकाल लो। 3 इंटू प्रोबेबिलिटी, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी, इससे करके देखो आ जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप यूज कर लोगे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है। yes, सो ये अभी नोट्स आपको मिल, अच्छा ये तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो मिलेगा। एक मिनट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसको उधर बुला देता हूँ सो दैट ये रहेगा उधर, नहीं तो क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन पेपर पे लिख रहा हूँ ये नहीं मिल पाएगा, ये वीडियो में ही मिलेगा बस फिर तो। सर इस क्वेश्चन के बाद एक बार 36 वाला भी बता देना। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इसको पहले 2024 वाला पेपर आप लोग कंप्लीट करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे यार इसका क्या है, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करो, जो भी डाउट है पूछो, है ना, ये है मतलब 200 मार्क्स का आप अपना अटेम्प्ट करो और उसमें जो डाउट है वो पूछो आप। चेंज पे जाते हैं ना, अब ये ना हो यहाँ कुछ पहले से लिखा हुआ हो, ठीक है ना, या तो गया है, अच्छा आ चुका है पहले ही, ठीक है, तो ये यहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है 36, तो ये हाँ सर। 35 36 ये वाला, ओके। तो इसमें क्या है कि A1 A2 A3 बी इवेंट सेटिस्फाइंग AIs, है ना, 0 से 1 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मुझे लगता है ना इसको जैसे इस तरह के ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना ना, एक एग्जांपल बना लो, और एग्जांपल है ना मुझे लगता है इजीली डिस्कार्ड हो जाएगा। चलो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ क्या पहला क्या कह रहा है कि A1 गिवन A2 इंटू A2 गिवन A3 वो लेस देन इक्वल टू होगा A1 गिवन A3। फिर ऐसे ही A1 गिवन A2, है ना, मोर देन इक्वल टू सर ऐसा होगा, तो ओपन कर सकते हैं ना फॉर्मूले से। हाँ इसमें कौन सी वैल्यू ले फिर इवेंट्स की? कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे एक एग्जाम्पल बनाइए, देखिए एग्जाम्पल क्या करता है, ऑप्शन को डिस्कार्ड करता है। जैसे मैं अभी आपको बेसिक बता दूं, मान लीजिए कि आपने सैंपल स्पेस ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये है। आप A1 कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं A1 अगर ले लेता हूँ, अभी जस्ट A ले लो आप, A2 जस्ट आप 2 ले लो एग्जाम्पल के लिए, और A3 आप 3 ले लो, ठीक है। आप इसके लिए पहला ऑप्शन चेक करके देखो, तो अगर फॉल्स आ गया तो आउट हो गया, ट्रू होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या हमेशा ट्रू होगा या सिर्फ यहाँ हो रहा है, ये बस देखना पड़ता है। तो इससे तो आप सारे ऑप्शन चेक, जो भी ऑप्शन आउट हो जाएगा उसको आउट कर दो। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो A1 गिवन A2, सो A1 इंटरसेक्शन A2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो कितना आएगा, पहला ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो A1 गिवन A2 क्या, A1 इंटरसेक्शन A2 जो कि 2 है, सो 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1/6 इनटू में है एक मिनट सॉरी, A1 तो 0 हो जाता ना, इंटरसेक्शन है यूनियन नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1/6। तो ये लग रहा है ट्रू हो, अभी ऐसा नहीं, आप अगर एग्जाम्पल ट्रू कर दिया ट्रू हो जाएगा, ये आपको समझना है यहाँ पे, है ना। तो मैंने ऐसा लिया, तो मैं काम ऐसा करूँगा काम यहाँ पे, जिसमें मुझे गलत ही दिखाने की कोशिश करना है, तो मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ले लूँ 1 2 ले लूँ आप समझने के लिए, है ना, कुछ चेंज करके देख सकते हैं कि क्या होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी देख लेते हैं। अभी 2 के रख के ही देख लो, तो हो सकता है पहला ट्रू हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है ट्रू हो, श्योरिटी नहीं है। दूसरे में पुट करके देखो तो दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा, तो दूसरा आउट हो जाएगा एग्जाम्पल से, देखो आउट हो था नहीं, 0 मोर देन इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा, तो है ना A3 गिवन A2 लगा के देखो, नहीं या कुछ ऐसा ले सकते हो 1 2 2 3 3 2 इस तरह से। मैं कह रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, तो प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए भी सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक ही ट्रू होगा ना इसमें से, तो वैसे ही देख लेते हैं, छोड़ो। मतलब अगर अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल बनाओ, जैसे अभी मैंने बनाए थे A1 में आप 1 2 ले लो, A2 में 2 3 ले लो, A3 में 1 3 ले लो, एंड देन आप चेक करो, जो फॉल्स हो रहा है वो आउट हो जाएगा। जैसे एक तो मुझे थर्ड ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप का नहीं है। अब मुझे बताइए
पी ए प्लस पी बी एंड पी ए यूनियन बी, इन दोनों में क्या रिलेशन है इन जनरल? इन दोनों में इन जनरल क्या रिलेशन है? सर यूनियन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ जी इंडिविजुअल ठीक है। तो देखिए इसमें गिवन A2 है सब में, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं गिवन लगा दूं C, यहाँ गिवन लगा दूं C, यहाँ गिवन लगा दूं C, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये फॉर्मूला सही है। तो आप समझिए यहाँ पे ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू है, तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिजल्ट ये पता है कि पी ए प्लस पी बी मोर देन इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी से, ये जनरल रिजल्ट है, इसका नाम था बोल्स इनइक्वालिटी में। हाँ उस तरह से कुछ है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स है, या उससे जो आ जाता है इन बुक में अगर आप देखेंगे नाम देता है कि फाइनाइट एडिटिविटी है ना, या सब एडिटिविटी कंडीशन जो है, तो उस तरह से है। तो सिंपल रिजल्ट है कि ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू, आपको याद होगा हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इन जनरल रिजल्ट है ना, समेशन ये इन जनरल रिजल्ट है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। यही कह रहा है कि यूनियन जो होगा वो छोटा है, अलग अलग से यस। तो अब ये सिंगल करेक्ट है, इज ट्रू है ना, मतलब सिंगल करेक्ट, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वो यही करेक्ट होगा। तो बाकी के लिए कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल ही जाएगा, ये चीज है, देख लीजिए। ठीक है। सर एक पूछना था, सिर्फ आपने कहा कि कंडीशनल में मतलब गिवन सी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा? जी जी पड़ेगा ना सर? नहीं, तो फिर वो कंडीशनल का प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं उसको जस्टिफाई कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप क्या जानते हैं फॉर्मूला वही रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा हो जाएगा ए यूनियन बी गिवन सी है तो यही फॉर्मूला वर्क करेगी, सेम फॉर्मूला विल वर्क विथ गिवन सी कंडीशन। मतलब ए गिवन सी प्लस बी गिवन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। तो इवन इफ यू इग्नोर सी हेयर, सो इफ दिस इज फाइन दिस इज फाइन, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ओके। तो जितने फॉर्मूला आप जानते हैं सब में अगर गिवन सेम थिंग है तो इवन इफ यू इग्नोर द सेम थिंग देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ये है। ठीक है, ये है क्योंकि यहां पे गिवन में सब में A2 ही था, A2 A2 A2, तो आई कैन इग्नोर दैट A2, मैं ये कहना चाह रहा हूं। देन बाकी के बारे में सोचो आप कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A3। हमें ये सोचना है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या मोर देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A3। तो गिवन सब में है तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा दोनों साइड को, दोनों साइड को बैलेंस कर रखा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बैलेंस्ड है वो। जैसे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ A2 गिवन है, यहाँ A3 गिवन है, नाउ दे आर नॉट द सेम थिंग, नाउ यू कैन नॉट इग्नोर गिवन कंडीशन। बट इस ऑप्शन में गिवन कंडीशन को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि सब में सेम चीज गिवन है, इसीलिए। सेम थिंग हेयर कैन बी इग्नोर्ड। ये देखो यहाँ बी ऑप्शन में आप A2 को इग्नोर कर सकते हो, सब में गिवन A2। तो यहाँ मुझे ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या मोर देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A3? नो, ऐसा नहीं होता है ना, कभी मोर भी होता है कभी लेस भी होता है, तो ये फॉल्स है। तो A2 को इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे आप बी ऑप्शन सेकेंड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। सर पार्ट सी का 56। पार्ट सी का 56। तो है ना, पेपर 445 मार्क्स का है, तो यू चूज कि विच 200 मार्क्स यू विल अटेम्प्ट, ये आपको देखना है। तो ये घर पे बैठ के जब ईयर वाइज सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, और वही एग्जाम में करो जो घर पे कर रहे हो। तो घर पे तैयारी करो। हाँ चला गया आगे 43। पूछना था कि हाँ। before going to question 56 in part C, could you please just do question number 3 in part C? क्योंकि ये ना हर साल रिपीट होता है। अनोवा का है how to find out which linear parametric function is estimable। इसका क्या मतलब क्या होता है सर? एस्टिमेबल का आपको डेफिनेशन ठीक से समझना पड़ेगा। हाँ तो एस्टिमेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये था जी 53। तो ये है ये तो ग्रुप थ्योरी का है।
56. 6। रुक जाओ, एक बार आते हैं वापस, अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ये लो। तो 56 देखते हैं जी। ये कह रहा है x1 x2 डिनोट लाइफ टाइम ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम। तो ये रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि मोर और लेस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रहता है, आसान होता है। ठीक है, रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है ये कि x1 x2 डिनोट द लाइफ टाइम ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। y1 है x1 प्लस x2, y2 है मैक्सिमम ऑफ x1 प्लस x2, y3 है मिनिमम ऑफ x1 प्लस x2, x1 कॉमा x2। assume that x1 x2 are independent each of the each following exponential distribution with PDF। तो ये मतलब x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल हाफ है आपके पास, रेट हाफ है। तो पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आसान है ना, देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी y1 का मतलब है x1 प्लस x2 मोर देन 2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि x1 x2 दोनों एक्सपोनेंशियल हाफ है, रेट हाफ है, लैम्डा हाफ है, तो मुझे आप बताइए कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इस थ्योरम पे क्वेश्चन है। 2 टाइम्स गामा होगा ना, गामा गामा जी, Gamma है ना, 2, तो half. गामा हो जाएगा 2 कॉमा हाफ। अब क्या हम इसका पीडीएफ लिख सकते हैं क्या? यस। और अगर आप पीडीएफ लिख पाएंगे, मान लो इसका नाम मैं अभी के लिए यू रख दिया फॉर एग्जांपल, कुछ भी रख सकते हो, मान लो यू रख दिया। स्क्वायर भी होगा ना, हाँ पाई स्क्वायर। हाँ, यस, यू कैन ब्रेक इनटू काई स्क्वायर। देखना पड़ेगा कि काई स्क्वायर में 2 and degrees of freedom, तो 4 chi square with 4, हाँ 4 इसका मीन degree. कितना आएगा 2, इसका मीन कितना आएगा 4 ना। क्योंकि तो काई स्क्वायर 4 हो जाएगा जी, दिस इज काई स्क्वायर 4 आ जाएगा। गामा 2 कॉमा हाफ इज काई स्क्वायर 4। जो पीडीएफ एक लिखते हैं ना, गामा n कॉमा 1/2 या n/2 1/2 इज काई स्क्वायर n, तो उससे काई स्क्वायर 4 हो गया। अब आप काई स्क्वायर का पीडीएफ लिख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ u मान लो रैंडम वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से इन्फिनिटी में u के पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है। कैन यू डू? जिनका डाउट है देखो पहला क्वेश्चन। तो आप काई स्क्वायर 4 का पीडीएफ आपको याद होगा, नहीं याद है तो बुक से देख के n की जगह 4 रख कर पीडीएफ लिख लो सिंपलेस्ट फॉर्म में। कुछ ऐसा आएगा x इंटू ई की पावर x/2 टाइप का समथिंग आएगा, ठीक है। x³ इंटू x की ई की पावर, बाई पार्ट लगा सकते हो आप, वहां पे इंटीग्रेशन कर लो बाई पार्ट लगा के। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, y2 क्या है आपके पास, मैक्सिमम ऑफ x1 x2। तब मैं सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। सो मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2 इज मोर देन 2। तो इसको आप एक काम करो, मैक्सिमम मोर है ना, तो मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकते, 1 माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस मैक्स ऑफ x1 x2 लेस देन 2 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन 2 का होल स्क्वायर। ये वही मैं कर रहा हूँ जो इंद्रदेव ने भी कुछ देर पहले सॉल्यूशन में किया था। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों का मैक्सिमम 2 से छोटा है, तो x1 विल आल्सो बी लेस देन 2 एंड x2 विल आल्सो बी लेस देन 2। तो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन 2 इंटू x2 लेस देन 2 आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों सेम ही आएगा, तो एक को निकाल के स्क्वायर कर दो। इसलिए अब यहां से क्या आएगा, अब ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन 2। x1 का पीडीएफ ये है, तो क्या आप निकाल पाएंगे x1 लेस देन 2? तो इसका मतलब है 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर लेना है, ये निकाल लेंगे आप। और अगर ये निकाल लेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ स्क्वायर रख दीजिए, तो यहाँ से नहीं निकल आएगा। द सिमिलर वे यू डू द रेस्ट पार्ट। यहाँ क्या है, ऑप्शन 4 में प्रॉब्लम है। चलिए फोर्थ में आते हैं। तो y1 प्लस y2 प्लस y3। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि मैक्स ऑफ x1 कॉमा x2 प्लस मीन ऑफ x1 कॉमा x2, ये किसके इक्वल आएगा? कोई बताइए, बाकी लोग बता सकते हैं। 2 नंबर का मिनिमम और 2 नंबर का मैक्सिमम किसके इक्वल आएगा? x1 plus सम, x2. हाँ सिंपल। सो x1 प्लस x2। तो यहां से मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको कि दिस इज y1 दिस इज y2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो फोर्थ पार्ट कहाँ रिड्यूस हो गया, ध्यान से देखो। सो फोर्थ पार्ट में आपको वेरिएंस एक्चुअली निकालना है। y1 क्या था आपका, x1 प्लस x2, और y2 प्लस y3 भी x1 प्लस x2 है। तो क्या मिला आपको, 2 टाइम x1 प्लस x2, 2 को बाहर निकालो, 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 काई स्क्वायर 4 है, काई स्क्वायर 4 का वेरिएंस कितना होता है जी, 8। तो 4 इंटू 8 32 आ गया, और 32 है यहाँ पे, तो ये ट्रू है।
ठीक है जी, देख लीजिए बाकी लोग। तो सर ये काई स्क्वायर का पीडीएफ ऐसा मतलब है मलिक बराबर बाय हार्ट करना चाहिए बट कुछ और मेथड है क्या? क्या करना चाहिए? काई स्क्वायर का पीडीएफ इंटीग्रेट करके वो प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 2 निकाल तो सकते हैं, लेकिन इज देयर एनी अदर सिंपलर कैलकुलेशन दैट कैन बी डन मे बी? हाँ हाँ हाँ, तो इसमें आप वो करो ना, जैसे आपको गामा का पीडीएफ याद है, हाँ वो याद है। तो गामा से कर लेंगे ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो। सो आपको क्या याद है, गामा अल्फा कॉमा बीटा का पीडीएफ क्या याद है, ये बताइए। बीटा रेज टू अल्फा जी, अपॉन गामा यस, रेज टू माइनस बीटा एक्स हाँ, एक्स रेज टू माइनस ये है। सो आप क्या करो, इसमें अल्फा को हटा के रखो n/2, और जो पीडीएफ आपने बताए हैं तो यहाँ पे बीटा को आप रखो 1/2 रख सकते हैं। तो जो आएगा वो काई स्क्वायर n का पीडीएफ आएगा, ठीक, ओके हाँ ये भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने वही लिखा था ना वहाँ पे। सो हमने ये कहा है कि जो आपका गामा n/2 कॉमा 1/2 इज सेम एज काई स्क्वायर n। तो ओके हाँ आपको गामा का पीडीएफ तो याद है ही, सो यू जस्ट पुट, है ना। तो यहाँ से जिन लोगों को काई स्क्वायर n का पीडीएफ अगर लिखना हो तो इसका पीडीएफ आएगा 1 गामा n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 - 1 e की पावर -x/2। अब वहाँ काई स्क्वायर 4 था, तो इसमें n को हटा के 4 रख दो। तो जैसे मुझे जरूरत था काई स्क्वायर 4 के पीडीएफ की, तो n को मैं 4 रख दूंगा, तो गामा 2 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, तो 1/4 एंड x यहाँ पे, अच्छा x कह रहा था ना मैं, आएगा 4/2 2 - 1 x आएगा, ये आ गया। सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर 4 डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको वहां इंटीग्रेट करना था, ठीक है, देख लीजिए बाकी लोग, तो उससे आ जाएगा। सर 57। 57, चलिए, तो 57 में देख के ऐसा लग रहा है बसूस थ्योरम यूज होगा। बसूस थ्योरम याद है आपको? तो देखिए, इसमें कह रहा है x1 x2 xn आइडेंटिकली, ये जो है आपके पास कि यहाँ पे जो एक्साइज हैं, जो एक्साइज है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, ठीक। तो आपको पता है इसका कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में? xn xn, ठीक है। एंसिलरी क्या आता है? x1/xn। जी, x1/xn, और आप ये लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ओके। इनफैक्ट रेशियो ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल हेयर। सो अब आपको क्या करना है, बसूस थ्योरम क्या कहता है? Ancillary statistics and complete statistics are independent। ठीक है, ये लगाते हैं। हाँ, तो इससे ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हो जाए। हो गया, तो समझ आया, सॉल्व करूँ या हो गया? ऑप्शन 4। 4 में डाउट है, चलिए 4 में आते हैं। तो 4 में फिर से लगाइए, log a माइनस log b का फॉर्मूला, उससे ही हो जाएगा, देखिए उसी से आ जाएगा, जो बसूस थ्योरम से ही आ जाएगा। log a माइनस log b, log x1 अपॉन ये आ जाएगा x1 प्लस xn। अब आप x1 से डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा? ये एक काम करो, माइनस कॉमन लेके आप फिर log लगाओ, मतलब इन दोनों में पहले माइनस कॉमन निकाल लो। तो माइनस अगर मैं बाहर रखूंगा तो कैन आई राइट इट ln दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस xn अपॉन x1, कैन आई राइट दिस? इसका कोवेरियंस ऑप्शन 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? माइनस कॉमन ले लिया मैंने पहले, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो log a माइनस log b, log a अपॉन b, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। अब आप जानते हैं दिस, अच्छा लेकिन ये इंडिपेंडेंट है नहीं इससे, नहीं है ना। तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये 0 होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हम ऐसा बना पाते तो इंडिपेंडेंट हो जाता। अगर ये होता x1 अपॉन xn, इंडिपेंडेंट है xn के साथ ना, तो मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उल्टा भी करता इसमें तो क्या होता? नहीं, नेगेटिव तो नहीं, मुझे ऐसा लगा यहाँ फंक्शन ले लिया ना, तो log जो है एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? कंप्लीट सफिशिएंट, ओके। तो कैन आई से दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, यस और नो? x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y,
then any function of x will be independent of y. x is independent of y, then gx is independent of y. हाँ So ये एंसिलरी था, तो ये फंक्शन ऑफ हाँ एंसिलरी है और ये कंप्लीट सफिशिएंट है, हाँ तो 0 हो गया, तो फॉल्स हो गया, मतलब ये वाला फॉल्स ऑप्शन हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके ये फंक्शन ऑफ एंसिलरी है और ये कंप्लीट सफिशिएंट है, तो इनफैक्ट x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन एनी फंक्शन ऑफ x एंड एनी फंक्शन ऑफ y आर इंडिपेंडेंट, मतलब x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन gx एंड hy आर इंडिपेंडेंट, ये है। तो ये आगे इससे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा फोर्थ वाला। ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि होगा, मतलब वो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ से कि हमें पता है कि इंडिपेंडेंट है ना, तो कोवेरिएंस से जाएंगे या एक्सपेक्टेशन से चले जाओ। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है x1 इंटू xn, तो मुझे मैं ऐसा लिख सकता हूँ xn इंटू x1 अपॉन xn, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e ऑफ x1 इंटू xn इंटू e ऑफ xn। ये समझ पा रहे हैं? हाँ अच्छा, अब क्या करते हैं, ये तो कट जाएगा, तो हाँ ले आइए, तो 2 इज करेक्ट नाउ बिकॉज ऑफ दिस। देखिए इसको इधर ले आओ, लेफ्ट में ले आओ आप, तो क्या बनेगा ये, अगर लेफ्ट में ले आओगे तो यहाँ बचा आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ xn, ये बचा आपके पास लेफ्ट में, और राइट में है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन xn, ये है। ओके तो ये मतलब दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, और ये तो ट्रू है ही क्योंकि एंसिलरी और कंप्लीट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट है, ये भी सही है क्योंकि एंसिलरी और कंप्लीट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है। देख लीजिए जी बाकी लोग। तो इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, ये भी PDF भेजूंगा, उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सब, हुआ जी, देखिए। और तो क्या था 57 है ना, और क्या कह रहे थे, तो बाकी ट्राई करके आइए। और जो रह गया एक क्वेश्चन, अभी आज क्या क्वेश्चन रह गया, एक वो रह गया था शुरू वाला जो उन्होंने पूछे थे, वो वाला पेट्रोल पंप वाला ना, वो रह गया बस आज के क्लास में, और कुछ रह गया है जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया हो आज, तो वो मैं देखता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप सॉल्व करके आइए, पूरा पेपर करके आ सकते हैं आप, जो भी कर सकते हैं, है ना, उसके बाद आप पूछिए। तो अभी बैठ के एक पेपर को अच्छे से सॉल्व करो पहले आप, 2024 वाला पेपर है, ये ग्रुप में भी भेजा हुआ है मैंने, उसको अच्छे से सॉल्व करो, 200 मार्क्स का अपना अटेम्प्ट करो पूरे मिला के अकॉर्डिंग टू स्कीम्स जो रिक्वायर्ड है, एंड देन आप डाउट, कल भी इसी का डिस्कशन होगा, तो जो रह गए हैं वो कल आप लोग पूछिए, ठीक है। तो फिर यहीं स्टॉप करता हूँ आज मैं, ठीक है ना जी, चलिए, थैंक यू।